Hello everyone. As I promised in the previous video that I am going to launch the series for the UPSC 2026 as per as the polity syllabus is concerned. In this video, we are going to see about the fundamental rights. In this, how we are going to proceed in this video. थोड़ा देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में कैसे प्रोसीड करने वाले हैं. हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ते ही हम उसका PYQ लगा लेंगे. ये पूरा प्रोसेस हम आखिरी आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हम कवर अप कर लेंगे सो दैट अपनी होलिस्टिक प्रिपेयर ये वाला टॉपिक अपना होलिस्टिकली प्रिपेयर हो जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट द सेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द राइट्स? राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स. राइट्स जो होते हैं वो क्लेम्स ऑफ सिटीजन, claims of citizens against the state. Okay, so why we need the rights? Right, because we want to develop our personality, we want a welfare, we want social welfare and empowerment of the society, we want identity like religion, ethnic, tribal, etc. and all of the above. इसका आंसर क्या होगा? all of the above. So what are the ordinary rights and what are the fundamental rights? Ordinary rights are protected and enforced by the ordinary law of land. जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये एक आधे लॉ से आते हैं ऑर्डिनरी राइट्स. एंड व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्सेबल बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन. लेट अस हैव अ स्टार मार्क ओवर इट, इट इज इंपॉर्टेंट. एंड ऑर्डिनरी राइट कैन बी चेंज बाय एन ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर. हम ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर करके हम ऑर्डिनरी राइट को चेंज कर सकते हैं. बट इन द केस ऑफ द फंडामेंटल राइट वी कांट डू दिस, because if we want to amend the fundamental right, if we want to change or alter the fundamental right, we must have to do the constitutional amendment in it. It is must, it is necessary. Okay, this puts limits on an individual and it puts the limits on the state itself. ओके, इन केस अगर आपका ऑर्डिनरी राइट वायलेट भी हो गया तो आप कहीं भी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते. बट इन केस ऑफ द फंडामेंटल राइट दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो एक बार हम देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में कौन से राइट्स है. सो मुझे आपको बार बार बताना नहीं पड़ेगा कि इस वाले आर्टिकल में ये वाला राइट है. लेट अस हैव ग्लांस ओवर इट. सो आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें स्टेट की डेफिनेशन है. आर्टिकल 13 में बताया गया है लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट शुड बी वॉइड. यानी कि जो भी लॉज कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल के अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, वो गलत होगी या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी. आर्टिकल 14 talks about the equality before law and equal protection of the law. Article 15 prohibition of the discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex and place of birth. Article 16 equality of the opportunity in the matter of public employment. स्टार मार्क कर रहा हूं, जहां पे मैं स्टार मार्क करूंगा दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर यू. आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. आर्टिकल 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन abolition of titles. This comes under the article, this come under the right to equality. right to freedom में आ जाएगा, right to freedom में आ जाएगा protection of the rights of the freedom of speech and expression. Article 19. Article 20 protection in with respect to the conviction of the offense. 21 life protection of right life and a personal liberty. Article 21A right to education आ जाएगा. Article 22 में protection against the arrest and a detention in the case. अगर आपने आपको किसी ने अरेस्ट कर लिया तो आपके पास कौन से राइट है. आपको अगर पुलिस ने आपको अगर लॉकअप में डाल दिया तो आपके पास कौन से राइट है, ये आर्टिकल 22 में. राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर आपका कोई शोषण कर रहा तो उसके खिलाफ कौन से राइट्स है. राइट्स फॉर प्रोहिबिशन ऑफ द ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड अ फोर्स्ड लेबर. आर्टिकल 24 prohibits the unemployment prohibits of employment of the children in factories and etc.
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म के प्रचार के लिए आपके पास कौन से राइट है? फ्रीडम ऑफ कॉन्सियंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट योर रिलीजन। आपका रिलीजन कोई भी हो, यू कैन प्रोफेस, कॉन्सियंस, practice the religion. Article 26 of the Constitution going to tells about the freedom to manage our religious affair. Freedom as to payment of the taxes, promotion of the any particular religion. Article 27. Article 28 of the Constitution is going to tell about the freedom as to attain a religious instruction or a religious worship in a certain educational institution. Okay. Article 29, protection of the interest of the minority. Article 30, right of a minority to establish and administer the educational institution, and this is going to be omitted by the Constitution. Article 31 and Article 31 A, B, C, D, this is going to deleted from our Constitution by a constitutional amendment. Article 32 going to be constitutional law body. This is the heart and soul of the Indian Constitution. This is the phrase given by the Ambedkar, Baba Saheb Ambedkar. Article okay, then 33 में कौन से आएंगे? Power of Parliament to modify the rights confirmed by this, जो भी related होंगे, जो कि application of forces and etc. Article 34 में restriction on the rights confirmed by the parts while in a martial law of in force in area. कोई भी एक आधा एरिया में मार्शल लॉ लगा होगा तो वहाँ पे राइट्स कैसे रेस्ट्रिक्ट होंगे ये बताया है. एंड आर्टिकल 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द लेजिस्लेशन टू गिव द इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट. ओके, सो रिमेंबर दिस, इसका हमें काम पड़ने वाला है आगे. सो फंडामेंटल राइट्स इज मेंशन इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल्स डीलिंग विद इट, आर्टिकल 12 to 35 which is inspired from the US. ये पूछ सकते हैं कि कहाँ से इंस्पिरेशन लिए? मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया. दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स आर द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया. मैग्ना कार्टा ऐसा एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो. ओके, विच प्रमोट्स अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. ये पूछ सकता है कि कौन सी डेमोक्रेसी फंडामेंटल राइट इज गोइंग टू promote. So what is political democracy? So remember the one phrase, I always remember it, that is all the fundamental rights are constitutional right, but all the constitutional rights are not going to be the fundamental rights. इसका मतलब आपको अभी नहीं समझेगा, थोड़ी देर के बाद आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा. So एक बार हम फटक से हिस्ट्री देख लेते हैं. हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन कैसे हुआ फंडामेंटल राइट का. सबसे पहले यूएसए में आया. यूएसए से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाज बिल में आया. बिटवीन द 1897 टू 1919 में सीरीज ऑफ द डिमांड्स हुए. उनमें से उसके बाद 25 में कॉमनवेल्थ ऑफ द इंडिया बिल रिप्रेजेंटेड बाय द एनी बेसेंट. ये किसने प्रेजेंट किया ये पूछ सकते हैं कि एनी बेसेंट ने प्रेजेंट किया है. देन 28 में नेहरू जी का रिपोर्ट लाया विच इज हेडेड बाय मोतीलाल जी नेहरू. उसमें से जो 19 फंडामेंटल राइट्स बताए थे उन्होंने, उसमें से हमने 10 ही अडॉप्ट किए. जो फंडामेंटल राइट्स, इसका एम क्या था? एम था कि माइनॉरिटी की जो डाइवर्सिटी है उसके जो कंसर्न्स है उसको रिजॉल्व करना. 31 में कराची सेशन हुआ जिसमें फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट किया गया. और 45 में सुप्रीम रिपोर्ट आई. ऑन द बेसिस ऑफ दिस 2 टाइप्स ऑफ द राइट्स आर गोइंग टू formed in the constitution, that is justiciable, which is we can see in the part 3 of the constitution, and non justiciable rights, that is part 4. इसको हम DPSP भी बोलते हैं. DPSP यानी कि डेरिवेटिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. इन 46 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई थी. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वल्लभ भाई पटेल जो थे वो एडवाइजरी कमेटी को हेड कर रहे थे. अंडर दिस फंडामेंटल राइट्स की जो सब कमेटी थी उसको जेबी कृपलानी हेड कर रहे थे. फंडामेंटल राइट्स की जो, ये रिमेंबर करना कि कौन सी कमेटी किसने हेड की थी. दिस इज गोइंग टू बी कमिंग द क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स. ओके, एंड माइनॉरिटी की जो एससी मुखर्जी ने वो हेड
की थी. Okay, so the Indian Constitution, the originally there was the 7 categories, and now it is later the amendment happened, and now there are the only 6 categories. So in this, what is the 7th one? That is the right to property, which is removed by the 44th Constitutional Amendment Act. From कहाँ से की और कहाँ डाली, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है यूपीएससी. 19(1)(f) से एंड 31(c) इसको रिमूव किया गया एंड 300(a) में इसको डाल दिया गया. सो अभी कितने हैं? 6 है अभी. पहली राइट टू इक्वलिटी 12 से 18 तक. फ्रीडम वाली 19 to 12. Against exploitation, I am not going to tell you the article what are the mention. You have to do the comment what are the article comes under the which provisions. फ्रीडम में, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, कल्चरल एंड एजुकेशन में कौन से आएंगे? एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. इसको मैंने आपको बोला था कि इट इज अ हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये किसने कहा था? प्लीज कमेंट बिलो. सो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट. फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट क्यों नहीं है? Why they are not absolute? Because there are some reasons for it. First one is some only for the citizens. उनमें से जो है वो कुछ ही सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है. उनमें से आर्टिकल 15 है, 16, 19, 29 एंड 30. यू आर गोइंग टू कमेंट दिस ऑन द कमेंट सेक्शन बॉक्स कि ये आर्टिकल्स क्या है. restriction is imposed on the fundamental rights in article 19 clause 2, 19 clause 3, article 33 and article 34. ये आपको बताना है कि ये कौन से आर्टिकल है. अमेंडमेंट, इसमें अमेंडमेंट हो सकती है. नॉट एब्सोल्यूट है ना. वाई नॉट एब्सोल्यूट? हम एब्सोल्यूट क्यों नहीं है ये बोल रहे हैं ना. वाई नॉट एब्सोल्यूट? ओके, रिमेंबर इट. अमेंडमेंट हो सकती है, बट इसमें एक कंडीशन है. कंडीशन क्या है? कंडीशन इज गोइंग टू बी यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आप बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचे को आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते. व्हाट आर द एक्सेप्शन? आर्टिकल 31 इट इज ओमिटेड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ. ये कौन सा है? ये बताओ, ये किससे रिलेटेड है? या एजुकेशन से रिलेटेड है, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और रिलीजन से रिलेटेड है? गिव मी आंसर इन द कमेंट सेक्शन. एंड सम फंडामेंटल राइट्स कुड बी सस्पेंडेड एंड थ्रेशोल्ड इसका जो डिसाइड करेगा, वो डिसाइडिंग अथॉरिटी जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया होगी. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. लेट अस कम टू द क्लासिफिकेशन. हाउ द क्लासिफिकेशन was done of the fundamental rights. This is not as per the constitution. Okay, 7 थे. मैंने आपको बता दिया, पहले 7 कैटेगरीज थी, अभी 6 कैटेगरीज है. मेंशन द 6 कैटेगरीज इन द कमेंट सेक्शन अकॉर्डिंग टू द बेनिफिशियल ऑफ द पर्सन. मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन से ओनली सिटीजन्स के लिए एंड अवेलेबल टू ऑल. तो अवेलेबल टू ऑल में कौन से आ जाएंगे? 14 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 21 आ जाएगा एंड 25 आ जाएगा. कमेंट ऑल द क्या है ये मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए. ओके, देन निगेटिव. व्हाट आर द निगेटिव फंडामेंटल राइट्स? इसमें जो कंसेप्ट है निगेटिव एंड पॉजिटिव. निगेटिव फंडामेंटल राइट्स इंपोज स्टेट को क्या करेंगे? ये ना करने के लिए बोलेंगे. और ये पॉजिटिव है, इसमें स्टेट को बोलेंगे कि ये आपको करना ही करना है. ओके, जैसे कि 14, यू कांट डिस्क्रिमिनेट, यू हैव टू प्रोटेक्ट. ये आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये आर्टिकल्स कौन से, सो दैट यू कैन गोइंग टू रिवाइज योर कंसेप्ट एज वेल. इन इसमें कौन से है? पॉजिटिव में, जिसमें कि स्टेट बोलेगी कि आपको ये करना ही करना है. यू कांट say to no on this article. Okay, you have to protect the rights of the citizens, so that's why. And some are the self executory and some are executory. इसके लिए आपको लॉ चाहिए, इसके लिए ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगी. जैसे कि
14 इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इसके लिए कोई लॉ बनाने की जरूरत है क्या? नहीं है। आर्टिकल 19 क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके लिए कुछ लॉ बनाने की जरूरत है? नहीं है। आर्टिकल 20 व्हाट इज गोइंग टू टॉक? इट इज कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंस। ओके, इसके लिए ए सेल्फ एग्जीक्यूटरी है एंड लाइफ एंड लिबर्टी 21, इसके लिए भी आपको लॉ बनाने की जरूरत नहीं है। सो लॉ बनाने की जरूरत किसके लिए पड़ेगी? जैसे कि आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसके लिए प्रोटेक्शन सीपी पीसीआर प्रोटेक्शन ऑफ पीसीआर एक्ट आया था उसमें 1989 में। ओके, तो इसके लिए एग्जीक्यूटिव नहीं है, इसके लिए लॉ लगेगा, इसके लिए लॉ आ गया था। सो और आर्टिकल 24 में जो चाइल्ड लेबर है उसके लिए भी पीसीएलआर एक्ट आया था 1986 में। ओके, फिफ्थ वन वी आर गोइंग टू फिफ्थ टाइप्स ऑफ द, हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? अगेंस्ट द स्टेट एंड अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सन, जो कि स्टेट के अगेंस्ट है 1921, प्राइवेट पर्सन 17, 15, 23। 17 में क्या है? अनटचेबिलिटी। 15 में प्रोहिबिशन ऑफ द ग्राउंड्स ऑन द रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इसके नाम से आप डिस्क्रिमिनेट किसी को नहीं कर सकते। एंड आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अगर कोई एक आदमी आपको उठा के लेके जाएगा तो ये इंडिविजुअल के लिए होगा ना। 21 अगेंस्ट स्टेट है, स्टेट ये नहीं कर सकता। आपकी जान कोई ले लेंगे तो ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच ले लेंगे कि आपको बोलेंगे तो ए तू बोलना नहीं बाबू कभी, ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। सो इट इज अगेंस्ट द स्टेट एंड दिस इज अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सन। इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, इंडिविजुअल में आर्टिकल 14 एंड 19, व्हाट इज द 14 गोइंग टू टॉक्स अबाउट? इट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एंड आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कम्युनिटी म्हणजे ये जो है ये अकेला आदमी हैंडल कर सकता है, इसके लिए 2-4 आदमी लगेंगे, 2-4 लगेंगे या 10 लगेंगे। जैसे कि आर्टिकल 26 एंड आर्टिकल 30। आर्टिकल 26 में क्या बोला है? फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स। एंड आर्टिकल 30 में क्या बोला है? आर्टिकल 30 में बोला है राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये दोनों करने के लिए आप अकेले नहीं कर सकते, इसके लिए क्या लगेगा? कम्युनिटी लगेगी, एक से ज्यादा पर्सन लगेगा, एक से ज्यादा नहीं, ज्यादा पर्सन लगेंगे। सो दिस इज गोइंग टू क्लियर इन योर माइंड। सो इसमें से ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाट आर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द यूपीएससी, लेट अस हैव अ ग्लांस ओवर इट। ओके, देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द आर्टिकल 301 प्रिटेंडिंग इन टू द राइट टू प्रॉपर्टी, नो, ये का किस में डाला है? 300, आपको अभी बताया था 300 ए में डाला था। सो दिस इज 1 कैंसल, ऑप्शन कितने रह गए? 2 रह गए। तो हमको खेलना कैसे है? देखो, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 300 ए में डाला था। ओके, बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर, इट इज फैक्ट दिया है यहाँ पे यूपीएससी खेल सकता है। सो नो, देयर वाज कांग्रेस गवर्नमेंट, नो। सो ओनली द ऑप्शन 2 is correct. Second question, prohibition of the discrimination on the grounds of the religion and etc. The article 15 of the constitution of the India is a fundamental rights classified under कौन से में है? आपको बताया ना, यहीं पे बताया मैंने क्लासिफिकेशन, कहाँ पे किया था? इक्वलिटी में है। 15 कौन से इसमें आएगा? इक्वलिटी में आएगा, कल्चरल एजुकेशन में आ जाएगा, या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आ जाएगा, या फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आ जाएगा। ये तो दूर है, ये तो नहीं आएगा, ये आएगा। क्या आएगा? डी आएगा। ओके, एंड 25 नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वलिटी इज गारंटीड द 5 आर्टिकल्स। कौन से 5 आर्टिकल्स में दिए गए? 14 to 18, 5 आर्टिकल में, इस 5 आर्टिकल में दिए गए हैं। ओके, आर्टिकल 4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द स्टेट्स अगेंस्ट द सिटीजन। मैंने सबसे पहले वीडियो जो चालू किया था तभी बताया था आपको कि
राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, ये जहां पे दिखेगा वहां पे राइट कर दो. कहां पे दिख रहा है? ऑप्शन सी में. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर? ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द आंसर. नेक्स्ट, ये थोड़ा आपका पार्ट होने का है तो फिर भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. अदर देन द फंडामेंटल राइट्स, which of the following parts of the constitution of the India reflects the principle and provisions for the universal declaration of the human rights? कहाँ पे मिलता है? प्रीएम्बल में मिलेगा. डेरिवेटिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में मिलेगा. फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल ड्यूटीज में मिलेगा. तीनों में मिलेगा. क्यों मिलेगा हम नेक्स्ट वाले वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे. ओके. विथ रेफरेंस टू, आई थिंक द क्वेश्चन गॉट not repeated. Okay. With refers to the United Nations Convention on the Rights of the Child, consider the following statements. 2010 का क्वेश्चन है. Right to development rights, the right of development, the right of expression, the right of recreation. कौन से आएंगे इसमें? How, ये रीड करो पहले. Which of the following is above are the rights of the children? कौन से आ सकते हैं? ऐसे क्वेश्चन आया तो ब्रॉडर एस्पेक्ट में जाओ और आंसर ऑल ऑफ द अबव करो, क्योंकि यूनिवर्सल कन्वेंशन ऑन द राइट्स, इसमें की डेवलपमेंट होगा ही होगा, एक्सप्रेशन भी होगा, रिक्रिएशन भी होगा. ओके. सो ऐसे वाले क्वेश्चन में यू कैन गो ब्रॉडर मैनर में. ये देखो, अ ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया, मैंने आपको पहले ही बताया कौन से स्टेट के लिए, कौन से ओनली सिटीजन के लिए एंड कौन से सबके लिए अवेलेबल है. तो कमेंट करो कौन से है. ओनली सिटीजन एंड ऑल ऑफ द अबव. सो इसका आंसर क्या होगा? फ्रीडम ऑफ द ट्रेड एंड प्रोफेशन. क्या हमारे यहाँ कोई भी आकर ट्रेड कर सकता है, कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है. ओके. इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इज इट अवेलेबल टू ऑल? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू. द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ and a personal liberty, is it available to all? And fundamental freedom of the religion, कौन सा सबके लिए है? सबके लिए आ जाएगा ये वाला. ओके. 19 का क्वेश्चन था. इन द क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया कैन प्लेस द पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया. द validation of the law placed in a 9th schedule can't be examined by any court and no judgment can be made on it. ऐसा है क्या अपने इंडिया में? नहीं है ना. 9th शेड्यूल में अगर डाल भी दिया तो भी हम उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं. इसकी आप मुझे केस बताओ कौन से केस से ये किया था कि जुडिशियल रिव्यू ऑफ द 9th शेड्यूल भी हम कर सकते हैं. ओके. So according to this is, and if the questions words like the any will become, this is going to be the extreme statement. Okay. So have a, इसको दोबारा रीड करने का I have suggest to you, and so the answer is going to be the A. both नहीं, ये भी नहीं. Okay. Okay. ये क्वेश्चन 2025 का है. विथ रेफरेंस टू नो, अभी हम कंसेप्ट पढ़ेंगे. सॉरी. आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट में कौन कौन आएगा? गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया. पार्लियामेंट में लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ आएंगे. गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ऑल द लोकल अथॉरिटीज, ऑल द अदर authorities, that is statutory and non-statutory authorities like LIC, ONGC, SAIL, etc. Authorities are primary component funds function administered by the government, then it comes under the state. अगर कोई भी अथॉरिटी अगर फंड कर रही है, फंक्शन कर रही है, एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज कम अंडर द स्टेट ओनली द एडमिनिस्ट्रेशन. अब एक क्वेश्चन उठता है कि जुडिशरी इज गोइंग टू कम अंडर द स्टेट? नो, एक्सेप्शन है उसमें. लेट अस हाउ
look over it. Only the administrative function comes under the state, while if they are making the judicial function, then it is not going to come under the state. Remember this statement, it is going to be the important for it. अगर एखादे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन यानी कि कुछ लॉ की अगर उसको सुपरविजन करना हो या एक्सेट्रा वॉट एवर, बट इफ दे आर परफॉर्मिंग देयर कोर फंक्शन देन दे आर नॉट फॉल अंडर द स्टेट. आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे यूपीएससी ने 2025 में क्वेश्चन पूछा था. तो declares that all the laws that are inconsistent with the fundamental rights of it should be void. तो इसमें का क्लॉज 1 है, immediately before the commencement of the pre-constitutional law. हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंसमेंट कर दिया, हमने अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद के भी लॉ को हम डिक्लेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इफ दे आर ब्रीचिंग द फंडामेंटल राइट्स. आर्टिकल 13(2) इसमें क्या है, फ्यूचर लॉ एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. कॉन्स्टिट्यूशन तो आ गया, उसके बाद अगर कोई लॉ आ गया जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, देन दिस इज गोइंग टू बी द वॉइड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल. देन आर्टिकल 13(3) यहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, इट इज गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट. व्हाट आर द 8 थिंग्स कम्स अंडर द लॉ? फर्स्ट, ordinance which is made by the president or governor of the state. Orders, any rules, by law, by regulation, by notification, by custom, by usage. तो हमने कंसेप्ट पढ़ लिया. एंड आर्टिकल 13(4) में it is not applicable to the amendment law. Amendment law is totally different from the law which is mentioned in the article 13. आर्टिकल 13 में जो लॉ मेंशन है उसके मैंने आपको 8 थिंग्स बता दिए कि कौन से लॉज विल बी कवर्ड अंडर द आर्टिकल 13. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यूपीएससी वाज आस्क्ड द क्वेश्चन टू यू विथ रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इन एन ऑर्डिनेंस कैन बी अमेंड द सेंट्रल एक्ट. यस, इट कैन अमेंड द सेंट्रल एक्ट. कैन ऑर्डिनेंस अब्रेच फंडामेंटल राइट्स? यही तो सीखा हमने, ये तो कुछ नहीं कर सकता. ये देखो यहां से क्वेश्चन उठाया यूपीएससी ने, ये वाला, ये देखो यहां से यूपीएससी हैज आस्क्ड यू क्वेश्चन कि ऑर्डिनेंस के करता है क्या? नहीं कर सकता भाई. ये प्रेसिडेंट ने अगर कोई लॉ पास कर दिया, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को या फंडामेंटल राइट्स को अगर वो छेड़खानी कर रहा है या वायलेट कर रहा है, देन इट इज गोइंग टू बी द अनकॉन्स्टिट्यूशनल. सो कौन से ऑप्शन चले गए? 2 गया, यहां पे 2 गया. एंड ऑर्डिनेंस कैन केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द बैक डेट. कैन बोला है ना, यहां पे पॉसिबिलिटी है. सो आंसर कुड बी 1 and 3. देखो इन सच क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी कैन आ गया, मे आ गया, तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन विल बी गोइंग टू बी द राइट इन दिस केस. ओके, this is going to be the trick for it. Let us have article 14 to 18 which is right to equality. Right to equality में क्या आएगा? Equality before law and equal protection of the law. Equality before law इसका ओरिजिन जो आता है वो आता है ब्रिटिश ओरिजिन से, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ अ लॉ इसका ओरिजिन जो है वो अमेरिका से आता है. इक्वलिटी, इट इज द अब्सेंस ऑफ द एनी स्पेशल प्रिविलेज, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ टू द लॉ. यहाँ पे लॉ इज सुप्रीम, लॉ के आगे भाई कोई नहीं है. इसमें इक्वलिटी ऑफ अ ट्रीटमेंट अंडर द इक्वल सर्कमस्टेंसेस अगर इक्वल होगी तो लॉ वैसे ट्रीट किया जाएगा. लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, वैसे जैसे को वैसा ट्रीट करेंगे. किसमें? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. नो पर्सन इज अबव द लॉ. यहां पे लॉ की सुप्रीमेसी है. दिस इज अ पॉजिटिव कंसेप्ट एंड दिस इज अ नेगेटिव पर्सन. भाई आप नहीं कर सकते, लॉ के ऊपर नहीं है आप. इसमें यह बताया गया है किसमें? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. द कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस ऑफ द रूल ऑफ लॉ बाय द एवी डाइसी
उसमें उन्होंने 4 थिंग्स बताए. ऑन द बेसिस ऑफ दिस यूपीएससी वाज आस्क्ड यू क्वेश्चन ऑन इन 2018 में. सो वी हैव टू रिमेंबर इट. वन शुड बी नॉट पनिश एक्सेप्ट द ब्रीच ऑफ द लॉ. मतलब अगर किसी ने लॉ को ब्रीच नहीं किया तो उसको पनिशमेंट नहीं होगी. अगर उसने लॉ को ब्रीच किया उसको वैसे ही पनिशमेंट हो जाएगी. नो वन इज अबव द लॉ. एज आई टोल्ड यू हियर द सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ इज फर्स्ट प्रायोरिटी. नो वन इज अबव द लॉ. लॉ के ऊपर भाई कोई नहीं. तुम नहीं, मैं नहीं, प्रेसिडेंट नहीं, कोई नहीं. सॉरी, प्रेसिडेंट नॉट, प्रेसिडेंट हैज गॉट द प्रिविलेजेस. सो लॉ के अब कोई नहीं जा सकता भाई. सर्टेनिटी ऑफ द पनिशमेंट होगी यहाँ पे. राइट्स एंड लिबर्टीज विल बी द बेस्ड ऑन द ऑर्डिनरी लॉज. आई हैव ऑलरेडी said you what are the ordinary rights and constitutional rights, that is fundamental rights. Which of the following are regarded as a main features of the rule of law? Regards to the main features of the rule of law. Rule of law से कौन से main features है भाई बताओ. Limitation of the power है क्या? Equality before law है क्या? पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्नमेंट है या नहीं है बताओ. ये है या नहीं है? ये हमने पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा ना. तो भाई 3 को कट करो ना. 3 गया. सो लिबर्टी ऑफ द सिविल राइट, यस. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द योर आंसर? योर आंसर इज गोइंग टू बी द सी. फ्रॉम हियर यूपीएससी हैव आस्क्ड यू द क्वेश्चन. लेट अस हैव द अनदर क्वेश्चन. Which one of the principles, which of the application of the equality in a society is absence of restriction? restriction तो impose कर सकते ना भाई. equality के basis पे बोल रहे हैं ना. restriction could be impose. competition भी हो सकता है. ideology पर आप कैसे लगा सकते हैं? नहीं हो सकता ना. तो privilege implication of absence of society तो आएगा इसका आंसर privilege आ जाएगा. Okay. Next question. Which of the following categories of the fundamental rights incorporate the protection against the untouchability? कहाँ में आएगा? मैं आपको पहले बताता. You have to clear shot on कौन सी कैटेगरी में कौन से राइट्स आते हैं. ये आपको पता ही होना चाहिए. ये आता है डी में. एक्सप्लोरेशन में कहाँ आएगा भाई? ये तो दूर है. कहाँ आएगा ये एक्सप्लोरेशन में? फ्रीडम में कहाँ भाई आएगा? नहीं आएगा ना. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ये तो आर्टिकल 32, ये तो बहुत दूर हो गया है. ये तो आएगा ही नहीं. ओके, ये हो गया. आर्टिकल 14 हो गया अपना. कौन से एक्सेप्शंस है एक बार देख लेते हैं. आर्टिकल 361 में प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड राष्ट्र प्रमुख ये आते हैं. एक्सेप्शंस फॉर द आर्टिकल 14 में देख रहे हैं हम. आर्टिकल 361 में प्रिविलेजेस टू द पब्लिकेशंस ऑफ द डिबेट. जो भी डिबेट पार्लियामेंट में हो रहे उसके प्रिविलेज है उनको. दे शुड बी प्रोटेक्ट टू इट. प्रिविलेज अंडर आर्टिकल 105 of the Constitution, parliamentary privileges was mentioned. under the article 94 में असेंबली मेंबर्स को जो प्रेसल पावर्स है वो है डेरिवेटिव प्रिंस. आर्टिकल 3(1)(c ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी यहाँ पर प्रोविज़न दी गई है. सो फॉरेन ऑफिसर्स इसमें अनदर कंडीशन वॉज फॉरेन ऑफिसर्स में जो वियना कन्वेंशन हमने साइन किया था उसमें दिए गए हैं, जिसमें कि 4 इम्यूनिटीज़ है. उसमें नहीं, 4 इम्यूनिटीज़ नॉट आंसरेबल टू द एनी कोर्ट. कौन से में हम देख रहे हैं? ये वाले, इसमें हम देख रहे हैं. ओके, एक्सेप्शन में दे आर नॉट आंसरेबल टू द एनी कोर्ट्स. वो किसी कोर्ट्स को आंसरेबल नहीं हो सकते. नो क्रिमिनल प्रोसीजर कैन बी इनिशिएटेड बट इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन. क्रिमिनल प्रोसीजर तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते ना. वो ऐसे इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठे हैं और आप उनके अगेंस्ट में जाके कोई क्रिमिनल प्रोसीजर कर रहे हो. दिस इज़ नॉट गोइंग टू ब्रीच द प्रिविलेज ऑफ दैट पर्सन. दिट इज़ गोइंग टू ब्रीच द प्रिविलेज ऑफ दैट चेयर. जो कुर्सी पर वो बैठे उसकी वो प्रिविलेज ब्रीच कर रहा है ना. सो यू कैन इन्वेस्टिगेट बट यू कांट स्टार्ट द प्रोसीडिंग अगेंस्ट दैट पर्सन. देर इज़ अ नो अरेस्ट. उनका अरेस्ट भी नहीं कर सकते आप. द सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी स्टार्ट विद द आफ्टर द 2 months बिफोर नोटिस.
सिविल प्रोसीडिंग भी करनी हो तो उससे पहले आपको 2 महीने की पहले आपको नोटिस देने पड़ेंगे। आर्टिकल 15 पे जाते हैं हम, उसमें की मेंशन है 5 ग्राउंड। व्हाट आर द 5 ग्राउंड्स? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कांट डिस्क्रिमिनेट। यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क यू कि कौन से आर्टिकल 15 में कौन से क्लॉजेस है कि जिसके ग्राउंड पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 15(1) में मेंशन है, अभी आपको बताया मैंने। 15(2) में बताया कि नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्ट टू द एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन, कंडीशन रिगार्ड्स टू द कवर्स, शॉप्स। कोई भी आपको शॉप में जाने के लिए मनाही नहीं कर सकता। पब्लिक रेस्टोरेंट में आपको जाने से के लिए कोई मनाही नहीं कर सकता। होटल्स में जाने के लिए कोई मना नहीं कर सकता। पब्लिक वेल्स में जाने के लिए कोई मना नहीं कर सकता। टैंक्स, रोड्स, बाथिंग घाट्स एंड पब्लिक प्लेसेस। बट अगर आप मेरे घर में आ गए, दिस इज़ माई गोइंग टू बी द माई प्राइवेट स्पेस, आप यहाँ पे आपका राइट क्लेम नहीं कर सकते। ओके। आर्टिकल 15(3) a special provision for the women and the children can make any law for the schemes and जैसे कि आप लड़कियों के लिए आप कोई स्कीम लगा रहे हो, कोई हॉस्टल ओपन कर रहे हो, लाइब्रेरी ओपन कर रहे हो और कुछ कर रहे हो, स्पेशल प्रोविज़न आप ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन डू। 15(4) में पता है कि स्पेशल प्रोविज़न फॉर द SCBC, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, EST के लिए, SC के लिए, it is attached by what constitution amendment? This is at UPSC may be ask you question about it कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स एक्ट से आया था। 15(5) में क्या है? सेम स्पेशल प्रोविजन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडेड बाय 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 2005 एंड 1906A में EWS को रिजर्वेशन मिला था। एनी एडवांसमेंट 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये रिमेंबर इट। दिस इज गोइंग टू बी दिस इज UPSC वेयर यू कैन आस्क द क्वेश्चन। 16B में 10% रिजर्वेशन इन द ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% का रिजर्वेशन ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में है। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपको जो है वो इक्वलिटी मिलेगी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। नो डिस्क्रिमिनेशन शैल बी मेड ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राउंड कोई आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता कि आपके जेंडर ये है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ। अगर आप जम्मू कश्मीर में पैदा हुए होंगे या महाराष्ट्र में पैदा हुए होंगे, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ओके, सो आर्टिकल 16(1) में क्या है? इक्वलिटी इन अ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ओके, ये बताया गया है। आर्टिकल 16(2) में बताया कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ दिस एंड आर्टिकल 16(3) में रेसिडेंशियल क्राइटेरिया इन अ जॉब कैन बी इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ओनली। पार्लियामेंट ही इस पर रॉ बना सकती है रेसिडेंशियल क्राइटेरिया के लिए। अगर यानी कि इसमें क्या होता है, अगर आप इस गांव में रह रहे हैं और यहाँ पे रेसिडेंशियल क्राइटेरिया अप्लाई कर दिया ए में, तो आप यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते। इसका राइट किसको है? ओनली पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल 16(4) में OBC, ST, SC के लिए जॉब रिजर्वेशन है। 16(4)A में रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द दिस आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स। इसके लिए तो स्पेशल वीडियो ही लाना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू जस्ट टेल यू इन व्हाट आर्टिकल व्हाट इज गोइंग टू बी द कम। 16(4)B में जो है ब्लैक लॉग वैकेंसीज can be treated as separate and quota they can be calculated 50% of the quota in the next year। अगर इस साल अगर SC की 12 वैकेंसीज है और 2026 में, तो 2027 में क्या होगा?
इसमें से अगर 10 भर गई और 2 बाकी रह गई ना, तो इसको यहाँ पे भी 12 ही है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 आ जाएंगी, नॉट गोइंग टू ब्रीच द 50% ऑफ द कोटा। ओके, समझ गया। 16(5) में क्या है, रिलीजियस डोमिनेशन पर्टिकुलरली पर्सन अपॉइंट करेंगे। रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन अपॉइंट किया जाएगा। EWS के लिए जॉब रिजर्वेशन में मैक्सिमम 10% कोटा 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया था। आर्टिकल 17 में जाते हैं, चलो देख, तो चलो 2023 का क्वेश्चन। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया वॉज हेल्ड इन द सम जजमेंट दैट the reservation in policies made under the Article 16(4) of the Constitution would be limited by the Article 335 of the Constitution for maintaining the administrative efficiency. Okay. Second क्या है, Article 335 of the Constitution defines the term efficiency of the administration. Is it deficiency of, अगर कहीं भी रिमेंबर वन थिंग, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन डिफाइन किया है या अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये है, डेफिनेशन ये है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन। सो हियर यूपीएससी का एक लॉजिक है कि डिफाइंस द कॉन्स्टिट्यूशन आएगा तो वहाँ पे वो गलत ही होगा। ओके, तो आंसर क्या होगा, सी होगा। फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है, दिस इज गोइंग टू बी राइट। 17 पे आते हैं, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखो, यहाँ पे भी यूपीएससी खेल सकता है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज डैश 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 XYZ गोइंग टू बी द डेफिनेशन। नो, definition of the untouchability is not mentioned in the constitution. Untouchability is, abolition of untouchability article 17 है। in any practicing in any form is forbidden, उसके लिए भाई माफ़ी नहीं। आपने अगर किसी को अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस परफॉर्म किया तो इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस एंड अंडर दिस नॉट सेल्फ एग्जीक्यूटरी, इसके लिए लॉ आया था। बताइए इसके लिए कौन सा लॉ आया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओके, आर्टिकल 35 द फंडामेंटल राइट्स मेकिंग, इसके लिए जो ये बनाएंगे राइट बनाएंगे, यह उसके पावर जो है ओनली लाइज विद द पार्लियामेंट ओनली। 1955 में अनटचेबिलिटी एक्ट आया था, उसको PCRA प्रोटेक्शन अगेंस्ट PCRA एक्ट आ गया था। ओके, 1955 में। आर्टिकल 18, लेट अस गोइंग टू द आर्टिकल 18, abolition of title में prohibits only hereditary title and not labels extended to the and titles notably examples, sorry I have confused, थोड़ी बहुत देर हो गया ना कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट वीडियो, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड। प्रोहिबिट्स ओनली द हेरिडेटरी टाइटल्स नोटेबली महाराजा, राजाधिराज, राज बहादुर, तेज बहादुर, ऐसे जो टाइटल्स है वो प्रोहिबिट्स करे है ओनली हेरिडेटरी टाइटल्स। राजाओं के राजा, महाराजा, शीश राजा पधार रहे हैं, ऐसे अभी इस ज़माने में नहीं होगा, ये पहले ज़माने में होता था। ओके, तो नेशनल अवार्ड्स आर नॉट कम्स अंडर द आर्टिकल 18। दिस वॉज कम बाय द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज़ बालाजी राघवन केस ऑफ द 1955 में। इसमें बताया था कि जो नेशनल अवार्ड्स है दे आर नॉट द टाइटल्स कम्स अंडर द आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में नो टाइटल्स एक्सेप्शन मिलिट्री एजुकेशन। मिलिट्री में लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, कमांडर, जनरल, मेजर, ये सब आते हैं। ये आप बता सकते हैं। एजुकेशन में डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, साइंटिस्ट हो गया, एक्सेट्रा। ओके, 18(2) में नो सिटीजन ऑफ द इंडिया shall be accept, no citizen of the India shall accept any title from the foreign state. ये सिटीजन के लिए, रिमेंबर इट। एंड नो फॉरेनर होल्डिंग द ऑफिस ऑफ
holding the office or the trust under the Indian state cannot accept the titles from the foreign state without the approval of the president consent. दोनों में and no citizen or a foreigner holding the office of the trust under the Indian state can be accept the present emoluments office from the foreign state without the president consent. समझे नहीं समझे? क्यों नहीं समझे? मैं समझाता हूँ. देखो इजी है. आर्टिकल 82 में क्या है, कोई भी सिटीज़न ऑफ द इंडिया वो एक्सेप्ट नहीं करेगा एनी टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट. अगर ये मैं हूँ, मैं कौन हूँ? प्रथम. अगर मैं अमेरिका में गया और यहाँ पे मेरे को इलॉन मस्क जी ने मुझे बोला कि आप शाही राजा हो. क्या हो? शाही राजा ऑफ इंडिया. दिस इज़ टाइटल उन्होंने मुझको दिया. मैं आया, मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे ये पोस्ट किया कि मुझको इलॉन मस्क ने शाही राजा बोला और आप मुझको शाही राजा बोला. दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी हैपन. नो सिटीजन शैल बी ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट द एनी टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट. ये इसका मतलब है. ओके. नो फॉरेनर होल्डिंग द ऑफिस. जो भी फॉरेनर होल्ड कर रहा है ऑफिस एक्सेप्ट द प्रेसिडेंट के कंसर्न के सिवाय वो टाइटल होल्ड नहीं कर सकता. आर्टिकल 18(4) नो सिटीजन और फॉरेनर. कोई भी सिटीजन फॉरेनर फॉरेन से क्या एक्सेप्ट नहीं कर सकता? प्रेजेंट एमोल्यूमेंट्स ऑफिस फ्रॉम द फॉरेन स्टेट विदाउट अप्रूवल. प्रेजेंट है एमोल्यूमेंट में वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता. 18 हो गया. तो फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में देख लिया है कि आर्टिकल 14 to 18 हमने कवर अप कर लिया. हमें टाइम इसलिए लगा कि हमने थोड़े बेसिक कर लिए थे, पॉजिटिव नेगेटिव कंसेप्ट कर ली थी, दैट्स वाई. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टैकल विद द आर्टिकल 19 फ्रीडम वाला पार्ट, एक्सप्लॉयटेशन एंड रिलीजन वाला पार्ट वो टैकल कर लेंगे. सो अपना ये वाला चैप्टर वी विल गेट कंप्लीटेड. सो कीप स्टडिंग. वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको कंटेंट पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.